ये कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं। इस कहानी के जरिए हम किसी भी अंधविश्वास, काले जादू, भूत प्रेत व तंत्र मंत्र को बढ़ावा नहीं देते। हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष और आप सुन रहे हैं आशुतोष हॉरर पॉडकास्ट। ये स्टोरी हमें गौरव जी ने भेजा है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की सत्य घटना पे आधारित कोई स्टोरी है तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने आप में बहुत पेचीदा मिशन जिससे पूरी तरह से समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। मेरी यह कहानी उन दिनों की है जब मेरी पत्नी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मैं पल पल उसकी सलामती की दुआ करता और उसे खुश रखने के लिए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान दे रहा था। असलियत तो हम दोनों को पता थी, जिसे हम दोनों झूठला रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, डॉक्टरों का क्या, 4 किताबें पढ़ ली और खुद को भगवान समझने लगे। जब तक मैं हूँ तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, समझी। मेरी पत्नी ने कहा, कितना झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, जैसे मुझे कुछ भी पता ही नहीं। मेरे बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मेरी सांसें किसी भी समय बंद हो सकती है। इसलिए मुझसे वादा करो, मेरे मरने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते रहोगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, दीप्ति, मैंने तुमसे प्यार किया और तुम ही से करता रहूंगा। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुलाओ और किसी दूसरी औरत से शादी कर लो। कसम खाओ कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्यार नहीं करोगे। अगर किए तो मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इतना कहकर दीप्ति मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसके जाने के कुछ महीनों तक मैंने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दीप्ति के ना रहने की मुझे आदत सी हो गई। वो कहते हैं, ना वक्त दवा है जो पहाड़ों पर भी फूल खिला देता है, बड़े से बड़ा घाव भी भर देता है। धीरे धीरे मेरा अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता, जिससे बचने के लिए बाहर जाना शुरू कर दिया, नए नए लोगों से मिलने लगा। इस दौरान मेरी मुलाकात निशा से हुई। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था, वो मुझे पसंद थी और मैं उसे पसंद था। फिर हमने अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया। हम दोनों पति पत्नी हो गए। मुझे पता नहीं था मेरा बीता हुआ कल मेरे आज का सच बन जाएगा। मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बड़ा एक्साइटेड था, पर जो हुआ मैं डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि मेरे सामने मेरी पहली पत्नी बैठी थी, बेहद डरावनी और खूंखार। और वो बोली, तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे मरने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते रहोगे। तुमने तो दूसरी शादी कर ली, धोखा दिया मुझे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरना होगा। उसकी बातें सुनकर डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। सुहाग रात पर ऐसे भागा कि जैसे मेरी अब जान जाने वाली हो। मैं कमरे के बाहर खड़ा किसी तरह खुद को शांत करने में लगा हुआ था। निशा ने कहा, मुझे देखकर इतना डर क्यों गए, क्या हुआ है? सुहाग रात पर कोई अपनी पत्नी का चेहरा देखकर भागता है क्या? निशा इस हरकत के लिए मुझसे शिकायत कर रही थी। मेरी नजर तो अभी भी उसके डरावने चेहरे पर थी। क्या सचमुच निशा है या कहीं मेरी पहली पत्नी है और वो मुझे मार डालेगी? मुझे सब कुछ समझ नहीं आया तो निशा को अपने से दूर छिटक दिया और कमरे में जाकर सो गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस बिस्तर पर किसी तरह लेटा रहा। मेरे मन में बस मेरी पहली पत्नी दीप्ति की बात मुझे याद आ रही थी। धोखा दिया है तुमने मुझे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं इसे अपना कुकर्म समझने लगा। मेरी हालत को देख निशा जैसे ही मेरे पास आती, मैं खुद ही हटकर उससे दूर हो जाता। इस डर से मैं निशा को हाथ तक नहीं लगाया। शादी के कुछ दिन और बीत गए। मैंने निशा से कोई बात नहीं बताई कि मुझे दीप्ति की आत्मा दिखाई दे रही है, मुझे दीप्ति का डरावना चेहरा दिखाई देता है। निशा मेरी हालत को देख परेशान रहने लगी और उसे लगने लगा था कि मैं पागल हूँ और मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम पागल हो क्या? मैंने कहा, नहीं तो फिर क्या हो गया? जब मैं छूने को होती हूँ तो मुझसे ऐसे भागते हो जैसे कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो तुम मुझे पहले बता देते, मैं तुमसे शादी नहीं करती। कम से कम मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता।
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुम पागल होते जा रहे हो। निशा ने कहा। उसका इतना कहते मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने इस रिश्ते को कैसे बचाऊं। मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ने को आन पड़ा था। कुछ सोचने के बाद मैंने सोचा कि निशा को सब कुछ सच सच बता दूंगा। नहीं निशा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे सच बोलता हूँ। मैं जब जब तुम्हारे करीब होने की कोशिश करता तो मेरी पहली पत्नी दीप्ति की कही हुई बात याद आती है। निशा बोली, कौन सी बात भला? ऐसा क्या कहा था उसने जो तुम्हें मेरे करीब नहीं आने देता? निशा के पूछने पर एक पल को तो मैं सोच में पड़ गया और आहिस्ते आहिस्ते उसे सब सच बताते हुए कहा। निशा, मेरी पहली पत्नी दीप्ति ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मरने के बाद भी मैं उसे ही प्यार करता रहूंगा और अगर मैंने किसी और को अपनाया तो वो मुझे जान से मार डालेगी। जब जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम्हारे अंदर मेरी पहली पत्नी दीप्ति की आत्मा आ जाती है और मुझे मारने की धमकी देती है। यही कारण है कि सुहागरात वाली रात मैं इतना बेचैन था। तब से लेकर आज तुम्हारे करीब नहीं आता और ना ही तुम्हें अपने करीब आने देता हूँ। अब बोलो मैं क्या करूं? निशा ये बात सुनकर दंग थी, क्योंकि उसके नजरिए से तो मैं खुद ही निशा में दीप्ति को इमेजिन कर रहा था और खुद बखुद उससे दूर भाग रहा था। मेरे सच कहते ही निशा को सब याद आ रहा था जब मैं उसके सामने इस वजह से ऐसा बर्ताव कर रहा था। बस फर्क ये था कि अब वो जानती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। मेरी सारी बात सुनने के बाद निशा ने मुझे गले से लगा लिया। शादी के बाद ये पहला मौका था जब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए थे, पर मेरे मन में उसका डर बैठ गया था, क्योंकि जब निशा मेरे करीब आती ठीक उसके पीछे मुझे दीप्ति जो मुझे ऐसे देख रही थी मानो अभी वो मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा निचोड़ देगी। फिर भी मैंने अपने कल को अपने आज पर हावी नहीं होने दिया। निशा को कसकर पकड़कर बस इतना ही कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, दीप्ति तुम्हारे पीछे है। और निशा ने मुझसे कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। मैं अभी अपने अंकल बंसल को बुलाती हूँ, वो बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं। मैंने कहा, मुझे लगता है शायद मुझे कोई भूत बाधा है, इसलिए हमें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं बल्कि किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। निशा ने कहा, नहीं ये भ्रम है, भूत हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी हमारा भ्रम हो सकता है। और किसने कहा कि साइकियाट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल ही जाते हैं? वो दिमाग का डॉक्टर होते हैं जो हमारी दिमागी स्थिति को समझता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे निकालने में हमारी मदद भी करता है। इसलिए आप बिना किसी सवाल के मेरे साथ चलो। निशा का मुझे ये कहना मेरे लिए प्यार था, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैं निशा की बात मान साइकियाट्रिस्ट के पास चला गया। डॉक्टर को भी मैं मेरी पहली पत्नी दीप्ति के बारे में सब बता दिया और सामने खड़ा होकर उससे पूछा कि मुझे दीप्ति क्यों दिखाई दे रही है। अभी भी कोई मेरे सामने निशा के कंधे पर बैठे हुए मुझे ही देख रही है। मेरी बातों से निशा और साइकियाट्रिस्ट को मेरा इरादा साफ झलक रहा था। इसलिए साइकियाट्रिस्ट बंसल ने मेरी मानसिक स्थिति को समझते हुए निशा को मेरे सामने खड़ा कर दिया और मुझे भरोसा दिलाते हुए कहा, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, बस तुम मेरे सारे सवालों का जवाब देना क्योंकि ये जरूरी है। आप जो पूछोगे मैं बिल्कुल सही सही जवाब दूंगा। मेरी पहली पत्नी का नाम क्या था? दीप्ति। दोनों की शादी को कितना टाइम हुआ था? 3 साल। डॉक्टर बंसल मुझसे सवाल पूछते गए और मैं जवाब देता गया, पर इस बीच उन्होंने अपने हाथ में ढेर सारे छोटे छोटे पत्थर लिए और मुझसे पूछा, अब बताओ कि मेरे हाथ में कितने पत्थर होंगे? साइकियाट्रिस्ट बंसल का सवाल सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मुझ पर इसका असर हो रहा था, मानो जैसे किसी ने मेरे सिर पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। सिर का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बेहोश हो गया। मेरे सामने मेरी पहली पत्नी दीप्ति की आत्मा भी निकल गई। आज मेरी शादी को 5 साल हो गया है और हमारा एक बच्चा भी है। बहुत सालों बाद मुझे एक बार फिर साइकियाट्रिस्ट के पास मिलकर उनका शुक्रिया अदा करने का मौका मिला है और मैं इस मौके को खाली नहीं जाने देने वाला था। आज भी मेरे पास डॉक्टर बंसल के लिए एक सवाल था। आपने मेरी पहली पत्नी दीप्ति के भूत से मेरा पीछा छुड़ाकर मेरा जीवन अच्छा बना दिया, जिसके लिए मैं सदैव आपके आभारी रहूंगा। पर मैं समझ नहीं पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में भूत गायब हो गया।
मेरे सवाल पर साइकेट्रिस्ट बंसल मुस्कुराते हुए बोले, दरअसल वो कोई भूत नहीं था, दरअसल वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम था और कुछ नहीं। दूसरी शादी करने की वजह से तुम खुद को अपराध बोध महसूस कर रहे थे और उसी वजह से तुमने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दिया और तुम भूत का अनुभव कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट बंसल ने मुझे समझाते हुए कहा। सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। अगर ऐसा था तो मैंने आपके हर सवाल का जवाब कैसे दिया? इस पर साइकेट्रिस्ट बंसल, क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा हुआ था इसलिए तुम जो कुछ जानते थे वही बता रहे थे और यही कारण था कि मेरे पत्थर वाले सवाल पर तुम चुप होकर बेहोश हो गए, क्योंकि वह तुम नहीं जानते थे। इसीलिए तुम्हारी पहली पत्नी भी इसका उत्तर नहीं दे पाई और तुम्हारे दिमाग में पल रहे भ्रम से मुक्ति मिल गई। साइकेट्रिस्ट बंसल की बात मुझे समझ आ चुकी थी और यह भी कि भूत नहीं होता और कभी कभी यह सब हमारी भावनाओं को लगे रहने के कारण एक तरह का भ्रम पैदा हो जाता है जिसे भूत का नाम दे देते हैं, जो हमें ये सब महसूस करने में मजबूर कर देती है। सच्ची घटना। भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब ये किस्से सिर्फ किस्से न रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए? आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वो असल में है ही नहीं। ये तो संभव नहीं है ना। आज हम ऐसे ही भूतहा स्थान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया था। जोधपुर राजस्थान स्थित बावड़ियों के किस्से स्थानीय लोगों में बहुत मशहूर हैं। यहाँ पानी की कई बावड़ियां हैं जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत ने बनवाया था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित रथासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नजर डालें तो ये ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापरदा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनके आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए और उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वह जिस गांव में रहने के लिए गए उस गांव का नाम है रथासी गांव। ये जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों के सहयोग से बनी है, अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जय सिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में ये कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जय सिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रथासी गांव की ओर जा रहे थे तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जय सिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा राजा को एक आकृति दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उसे कहा कि वह जो भी मांगेगा वह उसे पूरी कर देगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वह उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकारते हुए कहा कि वो ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वह रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को ये राज किसी को ना बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाजें आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण काम तेज गति से बढ़ने लगा, लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने ये राज रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही यह राज रानी को बताया सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की।
आज भी वो बावड़ी वैसे के वैसे ही है। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 अध्यापक और थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना परिवार था और मैं कुंवारा था। मेरी शादी नहीं हुई थी। सब लोग गांव में मकान भाड़े से लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही एक अलग छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियां थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था। स्कूल में बिजली नहीं थी और मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जला के खाना बनाता और खाकर सो जाता था। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हो? कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खाना वाना खा के अपने कहे अनुसार मेरे सारे मित्र रात को 10 बजे मेरे घर पर आ गए और हम लोग बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई। तभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यहाँ पर ना तो बिजली है ना तो टीवी है। हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे, चलो आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे मित्र ने बोला हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। और हम लोग धीमी लालटेन को जलाकर उसके सामने बैठकर ताश खेलना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी तो अच्छी हवा आने लगी और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी हमारे तीसरे मित्र ने बोला कि हमारे पास बीड़ी और माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाए। हम लोगों ने बोला क्यों नहीं। तो हमारे मित्र ने 4 बीड़ी जलाई। सब ने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र ने बोला अरे मुझे भी तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला कि हमको तो दिया ही नहीं। हमको लगा कि यह मजाक कर रहा है और हमने यह बात हंसी में डाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र लोग मेरे घर पर फिर से आ गए और बीड़ी ताश के पत्ते खेलने लगे। ये सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब तो मनो कि मेरे होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लालटेन धीमी जल रही थी। ये घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे मेरे मित्र लोग स्कूल में पढ़ाने आए तब मैंने यह बात सबको बताई। सब ने बोला हाँ मैंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। तो एक दिन एक मित्र ने बोला आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या पता कोई आदमी ही हो और हमारी तरह वह भी रात में टाइम पास करने आता हो। हमने बोला कि ठीक है। रात में मेरे सारे मित्र मेरे घर आए। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल खत्म हो गया तो वह खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज दी काका कल फिर से आओगे। उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टॉर्च जलाई। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टॉर्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था। वह काला काला आदमी, मटमैली सफेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग बहुत डर गए। सब ने बोला चलो गांव वालों को बताते हैं। हमने बोला नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तभी एक मित्र ने बोला चलो कल से जहां पर यह जलाया गया था वहां पर बीड़ी माचिस ताश के पत्ते रख देते हैं, क्या पता इसको भी इन चीजों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया तो रात में वह अंदर खेलने नहीं आया। हम लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रख के आ जाते थे।
एक बार गांव वालों ने देख लिया और पूछा तो हमने सारी बातें बता दी। तब से आज भी वहाँ पर गांव वाले बीड़ी माचिस ताश बहुत ही गरीब में एक बार हर रोज चढ़ाते ऐसे करके इधर उधर खाने का जुगाड़ करना किसी को परेशान नहीं, लेकिन हर दिन कोई उसका खाना कोई चुरा लेता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम जानते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरा खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चोरी करनी है तो तुम एक अमीर आदमी का खाना चुराओ, इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूहे ने लड़के को कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे अपने जीवन में उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा भाग्य में लिखा है। ये सुनकर लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि यह कैसे संभव है। फिर चूहे ने लड़के से कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य में क्या है तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुमको बता सकते हैं कि तुम्हारा भाग्य में क्या लिखा है। लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकलता है। जाते जाते बहुत रात हो गई और रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दिया और उसने हवेली के लोगों से एक रात रुकने की अनुमति मांगी। हवेली के लोगों ने उससे पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने लड़के से कहा, तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक बात पूछ सकते हो कि हमारी एक 16 साल की बेटी है, लड़की बात नहीं कर पाती है, क्या करने से उसके गले में आवाज वापस आएगी? लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। फिर सुबह होने पर वह उन्हें धन्यवाद दिया और आगे निकल गया। आगे रास्ते में एक पहाड़ मिला, तब वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो वहाँ उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब जादूगर ने कहा, क्या तुम उनसे मेरी ओर से प्रश्न पूछ सकते हो? मैं स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। इतने दिनों में मैं स्वर्ग चला जा सकता था, लेकिन नहीं जा पाया, तो क्या करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास जादू की छड़ी थी, वो उसकी मदद से लड़की को बर्फ से ढके पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने एक बड़ी नदी मिली, जिसे पार करना उसके लिए नामुमकिन था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। कछुआ भी उसे नदी पार करने के लिए राजी हो गया। रास्ते में कछुए ने उसे वही प्रश्न किया कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने उससे पूछा कि क्या वह मेरी ओर से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकता है? मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ड्रैगन बन सकूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुआ ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार कर गया। आखिरकार वो लड़का गौतम बुद्ध के पास आ पहुंचा। वहां उसने और भी बहुत से लोगों को बैठे हुए देखा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का चिंतित हो गया क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। लड़का सोचने लगा कौन से 3 प्रश्न पूछे जाए। उसने उस कछुए के बारे में सोचा जो 500 वर्ष से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। वो जादूगर जो स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है। और वो लड़की बिना बात किए अपना पूरा जीवन कैसे जी रही है। फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं तो बस एक गरीब भिखारी हूँ, भीख मांग कर गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन कछुआ जादूगर और लड़की की समस्या मुझसे कहीं ज्यादा है। ये सोचकर लड़के ने खुद का सवाल नहीं किया, बल्कि उन तीनों का सवाल गौतम बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने कहा, कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने कवच को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा जब तक वह अपना कवच नहीं छोड़ देता। जादूगर स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन उसने वो जादुई छड़ी अपने पास रखा है। वो जादुई छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। अगर वह स्वर्ग जाना चाहता है तो उसे वह जादुई छड़ी छोड़नी होगी, और जिस दिन वो लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी उस दिन से लड़की बात करने लगेगी। लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। वापस आने पर यह सब बातें सुनते ही जब कछुआ ने अपना कवच खोला, उसके अंदर कई कीमती मोती मिले। कछुए ने उन मोतियों
को लड़के को दे दिया और ड्रैगन बनकर उड़ गया। फिर वो लड़का उस जादूगर के पास गया और जादूगर से बोला, तुमको अपनी छड़ी छोड़नी होगी। जादूगर अपनी छड़ी लड़के को दे दिया और उसकी तपस्या पूरी हो गई। फिर वो लड़का उस हवेली में गया जहां उसने पहली रात बिताई थी। जब वो वहां गया तो कुछ लोग उसके सामने आए और बोले कि तुम वही हो ना जो उस रात हमारे हवेली में आए थे। उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। और फिर उस लड़के ने सारी बात बताई और वो लड़की एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसने अपने जीवन साथी के रूप में उसी भिखारी को चुना और उसके बाद वो अपनी आवाज वापस पा गई। तो इस तरह लड़के को धन संपत्ति और एक सुंदर जीवन साथी मिल गया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं तो उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो आपकी समस्या क्या उनसे बड़ी है? जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद दूसरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान भी अपने आप हो जाता है। ऐसे रोचक कहानियों के हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।